बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम चैप्टर नंबर 2 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस पे हमारी डिस्कशन जो है वो जारी है। तो इसमें हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको हमने स्टडी कर लिया हुआ है। इसके अलावा नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जो है इसको हम स्टडी हमारी इस पे जारी है, डिस्कशन जो है वो जारी है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो पिछले लेक्चर में मैंने अपलोड किए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वो क्वेश्चंस किए हैं। तो कुछ के मतलब मैसेज भी आते हैं या कॉल भी आती है, तो जो रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ अटैच है और ये सीख रहे हैं, तो वो सारे बच्चे जो है वो बहुत खुश हैं कि हमें जो है वो मैथ की समझ आनी शुरू हो गई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स के बारे में है। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है इसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो लास्ट 3 क्वेश्चन जो है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स की बेस पे जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली वही मेथड है जो आपको कल मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है और उसकी बेस पे जो है वो उसकी नेचर जो है वो उसको डिफाइन किया जाता है। तो बेसिक जो थीम है इस एक्सरसाइज है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना और उसकी बेस पे फिर रूट्स को आइडेंटिफाई करना कि वो किस नेचर के हैं। तो उसके बारे में कुछ रूल्स मैंने आपको 4 रूल्स जो है वो बताए थे। तो वो रूल्स आपको वर्बली मतलब उसको याद रखना होगा। तो जब अगर आपको वो रूल्स याद होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपके लिए कोई भी इशू नहीं होगा कि आप रूल्स की जो है वो बिल्कुल करेक्ट जो है वो नेचर ना बता सकें। तो उन रूल्स को जो है वक्तन फ़क्तन ज़हन नशीन किया करें ताकि आपको वो प्रॉब्लम पेश ना करें जब आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो है वो कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं 2.1 के। तो चलें स्टार्ट करते हैं अब इसको। मैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 2.1 शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। अब यहाँ पे हमने ये हमारे पास इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो दोनों सेम एक ही पैटर्न पे हैं। तो एक मैं जो है ना सेकंड पार्ट आपके लिए कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पार्ट जो है इसको खुद ट्राई करें। अब इसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपने क्या प्रूव करना है कि इसके रूट्स जो है वो रैशनल होते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखना है हमने कि रैशनल प्रूव करने के लिए हमने एक्चुअली क्या करना है। तो इस चीज़ की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके लिए हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसको मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश कर दूं। डिस्क्रिमिनेंट का तो ऑलरेडी आपको पता है कि b² - 4ac के इक्वल होता है और इसी की बेस पे हम नेचर जो है वो फाइंड करते हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको 4 इसके रूल जो है वो जो है पढ़ाए हुए हैं। तो उनमें से फर्स्ट वाला हमने ये देखना है कि रैशनल रूट्स जो है वो उसकी बात कहाँ की गई है। अब जो रूल 1 है इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो यानी 0 से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल होते हैं। रैशनल मीन्स रियल भी होंगे। तो इसका मतलब रैशनल की जो बात है वो रूल 1 में की गई है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब ये कि एक सिचुएशन हमारे पास आ गई है कि इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, इसके रूट्स को रैशनल प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है कि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर अगर हम प्रूव कर देते हैं तो अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या होगा, रूट्स जो है वो रैशनल होंगे। यानी पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर अगर हम यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं ये शो करने में, तो इट मीन जो है वो इसके रूट्स रैशनल होंगे। अब देखें कि रैशनल की बात कहीं और की गई है। रूल नंबर 2 जो है, यानी फ़िलहाल रूल नंबर 1 जो है इस पर अप्लाई हो सकता है, हम इसको चेक कर लेते हैं। रूल 2 जो है इसमें रूट्स के इर्रेशनल होने की बात की गई है। इसका मतलब कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर वो रैशनल कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये कि ये जो सेकंड वाली बात है ये उस वक्त दुरुस्त होगी जब आपने इर्रेशनल प्रूव करना होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो लिहाजा दूसरा जो रूल है वो हम यहाँ पे अप्लाई होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने रैशनल प्रूव करना है। तो रैशनल की बात रूल 1 में की गई है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए देन द रूट्स आर रैशनल।
अब यहाँ पे जो रूल 3 है वहाँ पे भी रैशनल की बात की गई है। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो फिर भी रूल जो है वो रैशनल होते हैं। और रूल 4 जो है ये रैशनल प्रूव करने के लिए बिल्कुल भी मतलब सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें लेस दैन 0 आ जाए तो फिर वो इमेजिनरी रूट होते हैं, वो रैशनल की बात ही नहीं है इसमें। तो इसका मतलब रूल 2 और 4 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो 1 और 3 में से हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करने में कामयाब होते हैं। यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 हम निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो फिर भी हम रैशनल कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर 0 नहीं आता तो फिर ये कंडीशन फुलफ़िल हो तो फिर भी हम उसको रूल्स को रैशनल कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 3 जो है रूल इसका, उस बेस पे हम इस क्वेश्चन को जो है वो अपना जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है उसको निकाल सकेंगे। तो लेकिन स्टार्ट में जो हमारा बेसिक थीम है वो क्या होता है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उसके बाद बाकी जो है वो कहानी शुरू होती है। तो अब देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है हमेशा आप उसके साथ कंपेयर करके इसमें जो है वो वैल्यूज़ ए बी सी की फाइंड करते हैं और उस बार जो है वो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अच्छा, अब ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी कि अगर इक्वेशन में ऑलरेडी ए बी सी वगैरह यूज़ हो रहे हों तो फिर आपने जो डिस्क्रिमिनेंट के लिए वैल्यू निकालते हैं ए बी सी की, वो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। तो अब आप इसमें ये जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट, तो ये ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए हम जस्ट इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे ए बी सी के। तो ए प्लस 2b, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको ए से डिनोट करते हैं। तो चूँकि ए बी सी इसमें खुद भी यूज़ हो रहा है तो हमने कैपिटल ए से इसको शो कर दिया है। इसी तरह b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो ये सारा x का कोफिशिएंट है। इसी तरह ये कांस्टेंट है, इसको c का नाम देंगे, ये c जो है वो कैपिटल लिखेंगे। तो अब हमने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके इसमें से ए बी सी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। बी स्क्वायर, चूँकि अब ए बी सी कैपिटल है तो फार्मूले में भी आप कैपिटल लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। b की वैल्यू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इसका स्क्वायर है, और उसके बाद माइनस 4, ए की वैल्यू a प्लस 2b इंटू सी की वैल्यू a प्लस 2c। सेम उसी पैटर्न पे जो आप स्टार्ट से इस एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमने इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी ए बी और सी की। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फैक्टर्स, और इसकी पावर 2 है तो ये पावर अलग अलग इसके साथ जो है वो आ जाएगी। माइनस इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हम अगले स्टेप में लेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना तीनों को, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 को बाद में हम करेंगे इससे। तो a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त अगर दोनों साइन जो है वो पॉजिटिव हों तो आंसर जो है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह a को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2ac, ये भी पॉजिटिव, ये सारी टर्म पॉजिटिव है तो इसलिए इसके आंसर में सारे साइन जो है वो पॉजिटिव ही आने पर रूल 1 के तहत जो आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल 1 आपको मैंने जो है वो पढ़ाया हुआ है। अब आपने 2b को a से मल्टीप्लाई करना है तो 2ab, इंग्लिश की जो तरतीब है उसको भी जहन में रखें, a पहले लिख लें b बाद में लिख लें। इसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 4bc। तो अब मैंने a को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर b को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर b को 2b को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला पोर्शन अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए बाकी है हमारा ऐसा, इसमें 2 का स्क्वायर जो है 4 आ जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लेना है। तो अगर आपको याद हो तो इस टाइप का आपने एक फार्मूला पढ़ा है छोटी क्लासेस में,
तो आपकी याददाश्त के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो बेसिकली ये फार्मूले भी कल वाले लेक्चर में भी यूज़ हुए थे और मुमकिन है आज भी किसी क्वेश्चन में ये यूज़ हों। तो ये फार्मूला जो है वो नया है यहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी हम इसको पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो a + b + c, अगर दो टर्म्स का स्केयर हो, सम और उसका स्केयर हो, तो फिर a² + b² + 2ab, यानी दोनों का स्केयर और फिर उनका डबल जो है प्रोडक्ट होता है। ये दोनों स्केयर यानी हर टर्म का स्केयर आएगा और उनका जो है वो डबल होगा प्रोडक्ट का। उसके बाद अगर तीन टर्म जो है प्लस हो रही हों, उसका स्केयर लेना, तो फिर क्या होगा, हर टर्म का स्केयर होगा, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी और थर्ड का भी, a² + b² + c²। उसके बाद +2ab, यानी पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डबल उसका हो जाएगा, फिर b को c से मल्टीप्लाई कर दें, 2bc हो जाएगा, फिर c और a को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2c हो जाएगा, उसका डबल करते जाना। तो ये बेसिकली फार्मूला है जो आप ऑलरेडी अलजब्रे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखो a + b + c सेम वही टर्म्स है, तो इसलिए एज इट इज़ फार्मूला ही इसका आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस थर्ड का स्केयर प्लस 2ab 2bc 2ca, 2ab + 2bc + 2ca। तो इसका स्केयर हमने ओपन कर दिया और ये टर्म जो है वैसे लिख दें आप, a² + 2ac + 2ab + 4bc। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको मतलब मल्टीप्लाई कर चुके हैं 4 को। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद अब 4 जो है इसको हमने इस अंदर हर टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बजाय हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें हर फैक्टर के साथ, तो हम ये 4 कॉमन ले लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये प्रोसेस इसको सिंप्लीफिकेशन का किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि 4 यानी ये पूरी एक फैक्टर है, एक टर्म है, और ये पूरी एक फैक्टर या एक टर्म है। तो अब इन दोनों में से 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो अब 1 बचेगा यहाँ पे, और जब ब्रैकेट ये ख़त्म करेंगे तो बाहर साइन है, तो अंदर सारे बाहर जो है वो माइनस है, तो अंदर सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यानी जब माइनस साइन हो ब्रैकेट से बाहर, तो ब्रैकेट ख़त्म करते वक्त जितनी भी टर्म्स अंदर मौजूद हैं उन सब का साइन जो है वो पहले से उलट हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा उसके। तो ये -a² हो जाएगा, -2ac हो जाएगा, -2ab और -4bc। तो ये 4 जो है हमने इसमें कॉमन ले लिया और बाकी सारी टर्म जो है वो इनको कंबाइन करके लिख दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें से कुछ जो लाइक टर्म्स हमें नज़र आ रही हो तो क्या उनको कैंसिल किया जा सकता है या उनको प्लस या माइनस करके सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब हम ये इसको देखते हैं। तो a² वाली एक टर्म है यहाँ पे और एक ये -a², तो ये लाइक टर्म्स हैं और अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखें b² वाली और कोई टर्म नहीं है, c² वाली और कोई टर्म नहीं है, 2ab ये +2ab है और ये -2ab है, तो सेम लाइक टर्म्स है ये और साइन जो है वो अपोजिट है, तो ये टर्म जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 2bc, तो bc वाली और टर्म इसमें देखें ये मौजूद है, लाइक टर्म तो है लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये टोटली कैंसिल नहीं होगी, तो लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको यानी ये लाइक टर्म्स हैं, इसको अभी देखते हैं हम। उसके अलावा कुछ और देख लें, ये CA है और ये AC है। अच्छा, ये चूँकि रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, CA लिख लें या AC लिख लें, उन दोनों का एक ही मतलब है, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का नाम देते हैं। तो इसलिए CA या AC जो है वो एक ही टर्म है। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर लें, A पहले लिख लें, C बाद में लिख लें, वरना आप समझें कि ये एक ही टर्म्स है तो ये कैंसिल हो जाएंगी।
अब काफ़ी सारी टर्म जो है इसमें कैंसिल आउट हो चुकी हैं, तो जो कुछ टर्म बाकी हैं तो अब हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बी स्केयर बच गया प्लस सी स्केयर बच गया, और ये जो लाइक टर्म्स हैं इसको अगर देखें तो हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये +2 BC है, वो -4 BC है। तो बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से जो मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो उम्मीद है कि आपने उसको भी गौर से देखा होगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, डिवीज़न के रूल, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रूल्स उसमें मैंने डिस्कस किए हैं। तो अब यहाँ पे दोनों जो क्या हो रहे हैं 2BC -4BC, तो प्लस या माइनस की सिचुएशन है यहाँ पे। तो अगर ये साइन डिफरेंट हों तो हमेशा फर्स्ट जो बड़ी टर्म है, बड़ा नंबर है, उसमें से छोटी नंबर को माइनस किया जाता है। ये रूल 2 है एडिशन के लिहाज से, जो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आई का एक बटन ऊपर शो होगा, तो उसको क्लिक करें तो आपको ये वीडियो जो है उसमें जो है इसको चेक कर सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा -2BC, यानी 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, और साइन जो है वो बड़ी टर्म का आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन बाकी बच गया है। अब मज़ीद अगर हम इसको देखें तो 4 जो है इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -2BC। तो अगर आप ये फार्मूला जो रेड कलर में लिखा हुआ है A - B का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB, यानी दोनों टर्म का स्क्वायर, और 2AB वाला फैक्टर जो है वो नेगेटिव होगा। तो 2AB वाला फैक्टर मिड में भी लिखा जा सकता है, तो एंड में भी लिखा जा सकता है। तो ये फार्मूला देखें यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -2BC, यानी जो दो टर्म्स हैं उन्हीं का ये डबल जो है वो प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं B - C होल स्क्वायर। उस फार्मूले के मुताबिक जो रेड कलर में A - B का लिखा है, तो उसको अगर हम फॉलो करें तो B - C का स्क्वायर जो है वो इसको लिखा जा सकता है। अब ये भी स्क्वायर वाली टर्म आ गई और ये भी स्क्वायर वाली टर्म आ गई। अब हम इसको कंबाइन अगर कर लें तो एक ही पावर में इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये अलजेब्रा का रूल है, जैसे 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3। अब अगर पावर सेम हो दोनों की तो इसको हम कंबाइन लिख के और पावर 3 जो है वो लिख सकते हैं। यानी दोनों रिवर्स काम किए जा सकते हैं कि अगर ये स्टेप है तो आप इससे ये कर सकते हैं, और अगर ये स्टेप है तो वापस इससे ये स्टेप लिखा जाता है। ये पावर हर एक की अलग अलग की जा सकती है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही किया है कि पावर दोनों की अलग अलग 2 थी, तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा हुआ था, तो हमने उसी तरह लिख दिया और पावर हमने कंबाइन कर दी। अब मज़ीद अगर चाहें तो आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वरना इसी बेस पे भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दिया जा सकता है। तो हम इसको मज़ीद इस तरह भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 2 को B से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को C से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकल आया है। अब देखें, जैसे मैं आपको बार बार बताया है कल वाले लेक्चर में भी और आज भी, कि बेसिकली हमने डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना होता है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं उसके रूट्स की नेचर जो है वो उसकी बेस पे बताई जा सकती है। तो अब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आया, यानी एक ऐसी टर्म आई है हमारे पास, ऐसा एक्सप्रेशन आया है जिसका स्क्वायर है, हम इसको कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी, जैसे फर्स्ट करो 49 आ जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 36 आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और अगर फर्ज करो B स्क्वायर आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं B का स्क्वायर। तो इस टाइप के जब हमारे पास एक्सप्रेशन या नंबर्स आ जाते हैं तो वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो फिर ऐसी टर्म्स को हम क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है, और B स्क्वायर भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्क्वायर की फॉर्म में जब भी आ जाएगा, या इसको देख लें ये स्क्वायर बने हुए हैं इन टर्म्स के, इसका मतलब 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका 7 का। तो अब ये भी हमारे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ गई, यानी स्क्वायर है तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यानी इसका स्क्वायर की फॉर्म में ये आ चुका है।
आप देखें कि जो भी टर्म जो है वो स्केयर की फॉर्म में आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, चूँकि नेगेटिव टर्म का जो स्केयर होता है वो भी पॉजिटिव होता है, और जो पॉजिटिव टर्म का है तो वो तो पॉजिटिव होना ही है। तो आप यहाँ पे दो मतलब निकल रहे हैं, एक तो ये कि परफेक्ट स्केयर है और दूसरा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्केयर की फॉर्म में जब भी कोई आ जाएगा एक्सप्रेशन तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव भी इसमें शो हो रहा है और परफेक्ट स्केयर भी है। अब हम मूव करते हैं अपने जो रूल्स है उसकी तरफ। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट और थर्ड जो है रूट इसमें क्या कहते हैं रूल यूज़ होगा इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, स्टार्ट में मैंने बताया था। लेकिन जो थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड रूल के इसमें डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आए, तो वो ज़ीरो तो नहीं आया, हमारा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो नहीं आया। इसका मतलब जो रूल 3 है जिसको मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है, कि चूँकि अगर ज़ीरो आ जाता है तो फिर भी रैशनल रूट्स जो है वो हम प्रूव कर सकते थे। लेकिन चूँकि अब इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो नहीं आया, इसका मतलब जो रूल 3 है वो इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें रैशनल की बात की गई थी, वो रूल 1 है। तो रूल 1 में क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में है कि ये स्केयर है तो ये पॉजिटिव है। और नंबर 2 एंड ए परफेक्ट स्केयर, और ये परफेक्ट स्केयर भी है चूँकि इसको स्केयर की फॉर्म में हम लिख सकें। इट मीन्स द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल। इसका मतलब ये है कि ये अब कन्फर्म हो गया कि इस इक्वेशन के जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट जो है वो रियल तो होते ही हैं, रैशनल नंबर उसने कहा, तो रैशनल जो है वो रियल भी होते हैं। तो बहरहाल हमने रैशनल प्रूव करना है तो हम रैशनल ही इसमें लिखेंगे। अब इसका रिज़ल्ट कैसे लिखना है आपने, विच इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। नंबर 2 एंड परफेक्ट स्केयर, तो पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्केयर भी है। इट मीन्स देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। तो अगर हम चूँकि ये प्रूव कर चुके हैं कि ये पॉजिटिव है और परफेक्ट स्केयर भी है, तो अल्टीमेटली जो इसका रिज़ल्ट है वो क्या होगा कि इसके रूट जो है वो रैशनल होंगे। रैशनल होंगे तो समझ लें कि रियल, अगर यहाँ पे रियल की भी बात की जाए तो फिर रियल भी हम लिख सकते हैं कि जो रूट जो रैशनल होते हैं वो आमतौर पर वो लाजमी तौर पर रियल भी होते हैं, जो कि रैशनल नंबर और इरैशनल वैसे दोनों ही रियल नंबर होते हैं। तो रैशनल के लिहाज से हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आपने इसी का जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी आपने यही चीज़ शो करनी है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डिफरेंट दी है और बाकी जो प्रूव करने वाली बात है वो यही है कि आपने इसके रूट्स को रैशनल प्रूव करना है। तो सेम फर्स्ट पार्ट भी आपने इसी तरह कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकाल लेनी है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, और डिस्क्रिमिनेंट को आपने स्केयर की फॉर्म में जो है वो लेके आना है, यानी परफेक्ट स्केयर बनाना है। यानी आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन इस तरह करनी है कि आप उसका स्केयर बनाने में कामयाब हो जाए, और जब स्केयर बन जाएगा तो वो समझ लें कि वो पॉजिटिव भी हो जाएगा और वो परफेक्ट स्केयर भी हो जाएगा। तो उस बेस पे हम कह सकेंगे कि इसके रूट जो है वो रैशनल है। जी स्टूडेंट, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको सॉल्व किया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको देखते हैं। अच्छा, कल भी मैंने जिक्र किया था कि ये पूरी एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ास तौर पर ये जो इसके लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं तो ये अमूमन इसमें से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने का चांस होता है। तो इसलिए इन क्वेश्चन को आप जो है अच्छे तरीके से जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के की तमाम कीमतों के लिए प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन है, आर रियल। अब इसके रूट्स जो है इसको हमने रियल जो है वो प्रूव करना है। ये गिवन इक्वेशन है और रूट्स को आपने रियल प्रूव करना है। अब देखते हैं पहले तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ कि हम कौन सा रूल जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरफ हमने जाना है। तो रियल के लिए रूल 1 जो है इसमें बात की गई है कि रूट्स जो है वो रियल होंगे, यानी रैशनल। वैसे तो रैशनल और इररैशनल दोनों ही अगर हम प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो अल्टीमेटली वो रियल नंबर भी होगा।
तो इसका मतलब ये कि हम रूट्स को चाहे रैशनल प्रूव कर दें या इर्रेशनल हो, तो दोनों सूरतों में वो रियल ही होगा। तो लिहाजा हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमने रियल प्रूव करना है तो रूल 1 जो है वो हमें क्या जो है वो हेल्प कर सकता है कि रियल प्रूव करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव हो, और नंबर 2 परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसके रूट्स जो है वो रियल और रैशनल जो है वो दोनों ही होंगे। जैसे पिछला मैंने क्वेश्चन नंबर 8 अभी किया है, उसमें ये बात मैंने बताई थी कि अगर आपने उसके रूट्स को रैशनल प्रूव करना है तो आप उसके डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर प्रूव कर दें तो आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे रियल की बात की गई है तो इसका मतलब इर्रेशनल भी अगर किसी तरीके से प्रूव हो जाता है तो वो भी इसमें आ सकती है बात। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर भी रूट्स जो है वो इर्रेशनल होंगे और अल्टीमेटली वो रियल भी होंगे। इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो प्रूव कर दें, यानी पॉजिटिव प्रूव कर दें, और परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, दोनों सूरतों में जो है वो रूट्स उसके रियल निकल सकते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होंगे और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल होंगे, लेकिन अल्टीमेटली रैशनल और इर्रेशनल जो है वो रियल नंबर होते हैं। इसलिए दोनों सूरतों में अगर कोई भी हम करने में कामयाब हो जाते हैं कि जस्ट हम अगर इसका रूट जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव प्रूव कर दें कि ये ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं, तो फिर रूट्स उसके जो है वो रियल होंगे। परफेक्ट स्क्वायर प्रूव कर सकें या ना कर सकें, दोनों सूरतों में ये रिज़ल्ट जो है वो हमारा आ जाएगा। अब रही तीसरा रूल, क्या ये अप्लाई हो सकता है, इसमें भी रियल रूट्स की बात की गई है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो हो तो फिर भी रूट्स जो है वो रियल जो है वो होते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल प्रूव कर देते हैं कि ज़ीरो आ जाए, तो फिर भी उसके रूट्स जो है वो रैशनल होंगे और रियल भी होंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है कि 3 जो है ना पहले रूल्स, उनमें से कोई एक भी अगर हम यहाँ पे शो कर देते हैं तो हमारे रूट्स जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है ना कि रियल रूट्स हैं, वो हम उसकी वेरिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। चौथा जो रूल है वो किसी सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये इमेजिनरी रूट है, जो इमेजिनरी रूट है वो जो है वो रियल नंबर में नहीं आते। तो लिहाजा पहले 3 रूल्स में से हम देखते हैं कि हम कौन सा यहाँ पे करने में कामयाब होते हैं। तो बेसिक बात वही है कि जो भी करना है डिस्क्रिमिनेंट आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और फिर देखते हैं आगे कि कौन सी सूरत हाल से हमें वास्ता पड़ता है। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जब उसको आप वो सॉल्व करने लगे हैं या उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने लगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी इक्वेशन जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर अब मैं बता देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये सारा कांस्टेंट कहलाएगा, एक्स वाली टर्म फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 थी, यानी इस फॉर्म में ये दी हुई है। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी जो है वो मौजूद है, तो हमें ये स्टेप इसमें नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसको ए से डिनोट करते हैं हम। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ए बी सी ऑलरेडी यूज़ नहीं हुए एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो ए बी सी की वैल्यू आपने लेनी है वो स्मॉल लेटर्स में जो है वो ले सकते हैं, जैसे यूजली हम इसको लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। बी की वैल्यू, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको बी कहते हैं, तो ये सारी बी की वैल्यू होगी माइनस समेत -2k + 1/k, तो ये बी की वैल्यू, और इसी तरह ये सी की वैल्यू 4 आ गई। तो ये हमने ए बी सी की वैल्यू इसमें से फाइंड कर ली है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac, अब बी की वैल्यू -2k + 1/k, इसका स्क्वायर -4a × c, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब हमने इसकी तमाम जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। अच्छा, अब इसका हमने स्क्वायर लेना है। अब आपको देख रहे हैं आपके यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात भी आपको पहले बता चुका हूँ मैं। जैसे
3 का स्केयर वो भी 9 होता है, और अगर -3 का स्केयर आ जाए तो वो भी 9 होगा। यानी किसी भी नेगेटिव टर्म का जो स्केयर है वो और ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव होगा। तो लिहाजा इसका स्केयर लेने से पहले ही हम ये नेगेटिव साइन जो है इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि +1/k और इसका स्केयर, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हमारा जो है वो आंसर आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आ जाएगा। अब हम इसका जो है वो स्केयर लेंगे, 2 का स्केयर अलग और इस टर्म का स्केयर अलग। तो 2 का स्केयर 4 डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, तो या इस तरह कर लें, अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -16, अब ये 4 आ जाएगा और इसका स्केयर खोलें अब, k स्केयर +1/k स्केयर प्लस, बेसिकली ये दो टर्म प्लस हो रही हैं और इसका स्केयर है, तो ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। a + b का स्केयर a स्केयर + b स्केयर + 2ab। तो ये 2ab वाले फैक्टर मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी स्केयर वाली टर्म इकट्ठी ही लिखें और जो 2ab वाले फैक्टर है वो बाद में भी लिखा जा सकता है। तो जिस तरह की हमें क्वेश्चन में ज़रूरत होती है उस तरह की सूरत हाल जो है वो हम उसमें क्रिएट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं k स्केयर +1/k स्केयर और 2ab वाला फैक्टर मैं बाद में लिख रहा हूँ 2। वैसे तो इसका आंसर यहाँ पे 2 ही आएगा, क्योंकि ये k और 1/k को यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, तो आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिख दिया। तो इस तरह भी ये काफ़ी है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं एक स्टेप आपको कर देता हूँ। तो अब आपने क्या करना, 2ab, a की वैल्यू और b की वैल्यू, a की वैल्यू k है और b की वैल्यू 1/k है, -16। अब ये k से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। तो इसलिए वो स्टेप आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है, चूँकि ये 4 अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो इसका मतलब ये होगा कि 4 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी टर्म के साथ उसका रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। अब 4k स्केयर +1/k स्केयर +2 -16। तो अगर आप चाहें तो ये जो स्टेप मैंने करके दिया आपको, इसको बेशक अगर ना करें तो बस जब आप स्केयर खोलेंगे तो k स्केयर +1/k स्केयर +2 डायरेक्ट लिख देंगे। अगर इधर माइनस हो तो फिर इधर माइनस आ जाएगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे। अब ये एक फैक्टर हमारा और ये दूसरा फैक्टर है। 4 और 16 में से देखें कुछ कॉमन आ सकता है, तो 4 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लिया तो ये आ जाएगा k स्केयर +1/k स्केयर और +2, यानी ये टर्म आ गई, 4 कॉमन आ गया और इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो ये -16 को 4 पे डिवाइड किया तो ये 4 आ जाएगा। यानी इस टाइम में मैंने क्या किया कि इन दोनों जो फैक्टर्स में से 4 जो है वो कॉमन ले लिया। अब 4 × k स्केयर +1/k स्केयर, और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइन डिफरेंट हैं। तो एडिशन का जो सेकंड रूल आपको बताया था कि साइन डिफरेंट हो तो हमेशा फर्स्ट जो लार्जर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस किया जाता है और साइन जो है वो बड़े नंबर का आता है। तो ये -2 आ जाएगा। अब हम अगर इसको देखें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, और ये जो है फिर स्केयर बन गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं k - 1/k इसका होल स्केयर। ये फार्मूला जो सेकंड है इसको अप्लाई किया यहाँ पे कि ये भी स्केयर वाली टर्म है, ये भी स्केयर वाली, और ये 2ab वाले फैक्टर है। तो चूँकि 2ab वाला फैक्टर माइनस में है तो इसलिए a - b का ये फार्मूला जो है बनेगा। तो अगर आप इसका स्केयर खोलें तो यही चीज़ वापस आ जाएगी। अब देखो ये भी स्केयर है और ये भी स्केयर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × k - 1/k इसका होल स्केयर। तो ये पावर कंबाइन करके इकट्ठा इसको लिखा जा सकता है। मज़ीद अगर आप चाहें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 में। अगर ना भी करें तो ये रिज़ल्ट यहीं पे भी हमें शो हो रहा है कि ये जो अंदर एक्सप्रेशन आ गया ये इसका स्केयर है, तो ये सारे का सारा क्या होगा, ये परफेक्ट स्केयर है। अब हमारा जो था कि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है वो हमने निकाल लिया,
और एंड में जो रिज़ल्ट हमें शो कर रहा है वो ये कर रहा है कि ये चूँकि अंदर जो फैक्टर है इसका स्केयर आ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्केयर है, और जो परफेक्ट स्केयर हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब कि यहाँ पे दो सूरत हाल जो है वो हमें, दो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है कि एक तो ये पॉजिटिव प्रूव हो गया और दूसरा ये क्या कहते हैं परफेक्ट स्केयर आ गया। अब हम लिखेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको टोटल स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया, तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव है, चूँकि स्केयर रूट है, स्केयर है तो ये पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा, एंड परफेक्ट स्केयर, एंड परफेक्ट स्केयर। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमें दो बातें यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि एक तो ये पॉजिटिव है और दूसरा ये परफेक्ट स्केयर है। अब देखते हैं हम कि ये कौन सा जो रूल है उस पर जो है इस पर एप्लीकेबल हो सकता है कि जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जो पॉजिटिव और परफेक्ट स्केयर हो। पॉजिटिव होने की बात इन दो में है, तीसरे रूल में पॉजिटिव होने की बात नहीं है। तो ये दो रूल में से देखते हैं कौन सा है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्केयर हो। तो मेरा ख्याल ये रूल 1 जो है वो यकीनन, बल्कि ये रूल 1 जो है इस पर एप्लीकेबल है। रूल 2 क्यों नहीं है? चूँकि ये पॉजिटिव तो है और ये नॉट परफेक्ट स्केयर होना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्केयर तो नहीं है, परफेक्ट स्केयर आया है। तो अब हम क्या कहेंगे, यानी रूल 2 पे तो नहीं ये जा रही बात, चूँकि उसके लिए परफेक्ट स्केयर होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब जो कि पॉजिटिव भी आ गया और परफेक्ट स्केयर भी आ गया, तो इट मीन जो रूल 1 है इसको फॉलो अगर करें तो फिर इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे यानी रैशनल होंगे। देयरफॉर रूट्स आर रैशनल या रियल। चूँकि यहाँ पे हमने रियल प्रूव करना है तो इसलिए हम रियल ही लिखें, रैशनल का बेशक जिक्र ना करें, लेकिन इसके रूट जो है वो रैशनल है, तो रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो ये जो चीज़ है वो बेशक आप ना लिखें। तो क्वेश्चन की जो हमारी डिमांड थी कि रियल प्रूव करना है, तो वो रियल हमने प्रूव कर दिया। अगर इसी क्वेश्चन में रैशनल की बात की और रियल की बजाय, तो फिर आप रैशनल भी लिख सकते हैं और सेम इसी क्वेश्चन को आप रैशनल भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें रूट्स को हमने रियल प्रूव करना था। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमने उसका जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है उसको पॉजिटिव और परफेक्ट स्केयर प्रूव कर दिया है। इट मीन्स कि इसके रूट जो है वो रियल होंगे, और अगर रैशनल की बात की जाए तो रैशनल भी होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन है, आर रियल, यानी इसके रूट्स जो है वो रियल प्रूव करने हैं। तो सेम जो इससे पिछला क्वेश्चन हमने किया था 9 जो है, उसमें भी हमने रियल रूट्स जो है वो प्रूव किए थे। तो उसमें आपको याद होगा कि हमने उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू जो है उसको पॉजिटिव और परफेक्ट स्केयर प्रूव किया था, तो हमारा जो रिज़ल्ट जो है वो आ गया था। तो रियल प्रूव करने के लिए फिर यहाँ पे पहले 3 रूल्स में से कोई भी पॉसिबिलिटी जो जहाँ पे बनेगी वो हम करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो उसको ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव प्रूव करें, और परफेक्ट स्केयर हो या ना हो, दोनों सूरतों में रियल प्रूव हो जाएगा। और तीसरा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो फिर भी रियल प्रूव हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हम 0 निकलता है या ग्रेटर दैन पॉजिटिव निकलता है, तो उसके मुताबिक जो भी रूल होगा उसको हम फॉलो करेंगे। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, जो इसकी जर्नल फॉर्म है, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो बात हमें नज़र आ रही है, एक तो ये कि इसमें a b c ऑलरेडी जो है वो इसमें यूज़ हो रहे हैं, लिहाजा जब आपने कांस्टेंट के नाम लेने हैं तो आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे a b c, और डिस्क्रिमिनेंट में भी उसी तरह यूज़ करेंगे। और दूसरी बात ये देखनी है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसका आंसर यस है ये कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली है, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0, तो बिल्कुल इस फॉर्म में ये दी हुई है, तो लिहाजा ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हम इसका a की वैल्यू
निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, तो ये ए की वैल्यू होगी बी माइनस सी। उसके बाद बी की वैल्यू कैपिटल बी, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो सी माइनस ए। इसी तरह सी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी। तो ये तीनों कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ जी, बी की वैल्यू सी माइनस ए, इसका स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ए की वैल्यू बी माइनस सी और इसकी वैल्यू ए माइनस बी। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। अब जस्ट हमने जिस तरह इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन में किया था, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो दो टर्म जो है वो उसका डिफरेंस है, माइनस हो रही हैं। तो डिफरेंस वाला जो फार्मूला है वो ये है, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो सी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए सी हो जाएगा, यानी वो फार्मूला जो रेड कलर में लिखा वो अप्लाई किया मैंने कि दोनों टर्म का स्क्वायर होता है और फिर जो प्रोडक्ट है उसका वो क्या होगा, वो माइनस में होता है। अब इसको करें -4, अभी वैसे रहने दें, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो b को a से मल्टीप्लाई किया तो ab, फिर b को b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो सेकंड रूल आपको मैंने पढ़ाया है ये बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से, वो वीडियो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो काइंडली इसकी डिस्क्रिप्शन में या आई का जो बटन है उसमें आपको इसकी लिंक जो है मिल जाएगा। तो ये आप देख लें कि मल्टीप्लिकेशन के रूल जो है क्या है साइन के हवाले से ख़ास तौर पर। तो b को b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह माइनस सी को a से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइन डिफरेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो सेकंड रूल है कि साइन डिफरेंट हो तो आंसर जो है वो नेगेटिव होता है, तो ac आएगा। उसके बाद इसको इससे जब मल्टीप्लाई करना है तो साइन दोनों सेम है, तो रूल 1 यहाँ पे अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन का, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा bc। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab, और साथ ब्रैकेट जब ख़त्म करेंगे तो बाहर माइनस है, नेगेटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज होते जाएंगे। तो ये प्लस 4b स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 4ac और ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस 4bc। तो इसको हमने अब मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें से कितना इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कि जो लाइक टर्म्स हैं वो इसमें कौन सी है, कौन सी कैंसिल आउट हो रही हैं, तो ये चीज़ें अब हमने देख। अच्छा, अब इसमें देखें कि सी स्क्वायर और कोई टर्म इसमें नहीं है, ए स्क्वायर वाली भी कोई टर्म इसमें मौजूद नहीं है, इसको लिख दिया। और उसके बाद तीसरी जो स्क्वायर वाली टर्म है वो ये वाली है, प्लस 4b स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म्स को हमने जो है वो रीअरेंज करके सीक्वेंस में इसको लिख दिया। उसके बाद अब हमने देखना है कि बाकी कौन सी टर्म बच गई, ac, एक ac वाली टर्म ये है। तो ये लाइक टर्म्स हैं, तो क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? तो यकीनन जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं चूँकि लाइक टर्म्स है। उसके बाद ए बी वाली टर्म है एक, और एक बी सी वाली जो है वो टर्म है। करें तो -2 + 4 दोनों साइन डिफरेंट हैं, तो एडिशन का जो सेकंड रूल हमने पढ़ा है कि साइन डिफरेंट हो तो बड़ी टर्म में से छोटी माइनस करते हैं, और साइन जो है वो जो लार्जर नंबर होता है उसका आता है, तो +2ac आ जाएगा ये। उसके बाद -4ab, इस तरह की और कोई टर्म मौजूद नहीं है, और ये लास्ट वाली भी कोई इस तरह की और टर्म मौजूद नहीं है, तो इनको हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जिनको हम कैंसिल वाली बात तो नहीं हुई यहाँ पे, तो जो लाइक टर्म है उनको सिंप्लीफाई करके हमने जो है इसका आंसर लिख दिया है। अब देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे जो महसूस हो रहा है कि यहाँ पे 3 टर्म जो है वो स्क्वायर वाली आ गई हैं, तो जो सूरत इसमें पैदा हो रही है, तो ये फार्मूला जो हमने पढ़ा है
तीन टर्म्स जो है अगर प्लस हो रही हैं तो उसका स्केयर कैसे लेते हैं, तो तीनों का स्केयर आएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है उनका स्केयर, फिर 2ab 2bc 2ca। तो बेसिकली ये क्वेश्चन फार्मूला जो है यहाँ पे यूज़ होता है वो नज़र आ रहा है। तो इसमें तीन टर्म जो है वो स्केयर वाली हैं। अच्छा अब देखें यहाँ पे अगर सारी टर्म पॉजिटिव हों तो यहाँ पे कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं आती, हमेशा सारी पॉजिटिव होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन मौजूद है किसी टर्म के साथ तो फिर इधर भी माइनस का साइन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। अब यहाँ से जो महसूस हो रहा है कि चूँकि स्केयर वाली जितनी भी टर्म वो तो पॉजिटिव होती हैं, वो तो लाजमी पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे ये स्केयर वाली ये तीनों पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई एक टर्म जो है वो ज़रूर नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आया है। अब हम उसको देखते हैं कि वो क्या मुमकिन है हमारे लिए। इसको हम इस तरह लिखते हैं सी स्केयर प्लस सी का स्केयर, ए स्केयर को लिख सकते हैं ए का स्केयर, और ये जो प्लस 4b स्केयर है इसको हम लिख सकते हैं -2b का स्केयर। अब ये जो टर्म है इसको हमने इस तरह लिखा है, इसको इस तरह लिखा है और इसको इस फॉर्म में लिखा है। स्केयर ओपन करेंगे तो वापस वही चीज़ जो है वो आ जाएगी। अब इसका भी अगर आप स्केयर लेते हैं तो नेगेटिव टर्म का स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये +4b ही आएगा। तो ये जो टर्म है ये नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे यूज़ हुए हैं। इस तरह लिखने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगर आप दोबारा स्केयर लेंगे तो यही आएगा। अब ये जो टर्म मौजूद हैं, अब मैं इसको नहीं ले रहा, मैं उसके मुताबिक फार्मूला अपना खुद बनाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ तो एक्चुअली वो इसी के इक्वल ही होगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल अब मैं इन टर्म को फॉलो नहीं कर रहा, चूँकि ये नेगेटिव साइन की वजह से इसमें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, तो वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपने अंदाज में ये तीन टर्म जो है वो यहाँ पर लिखूँगा। अब देखो कि अगर तीन टर्म का सम का स्केयर हो तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस थर्ड टर्म का जो स्केयर, तो वो तो ऑलरेडी स्केयर की फॉर्म में तो ये आ चुकी हैं। उसके बाद है आगे +2ab यानी फ़र्स्ट और सेकंड टर्म। अब ये स्टेप मैं खुद बनाऊंगा, 2ab। अब ए वाली टर्म कौन सी, ए से मुराद फर्स्ट टर्म वो है सी, और दूसरी क्या है 2ab, बी से मुराद क्या है यहाँ पे सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म ए है, ठीक है। उसके बाद अगली टर्म कौन सी है, +2bc। मैं उस फार्मूले को फॉलो कर रहा हूँ, इनको नहीं मैं फॉलो कर रहा। +2bc यानी bc से मुराद सेकंड टर्म और c से मुराद थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या a है और थर्ड टर्म क्या -2b ये है। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है वो +2ca, +2ca। अब c कौन सी टर्म है हमारे पास, जो थर्ड टर्म है, -2b सॉरी ca, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म। तो थर्ड टर्म पहले मैं लिखता हूँ, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर भी लिख दें आप तो ये थर्ड टर्म c हो गया, और आगे ca है तो a फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है, c है। यानी आप यहाँ पे a b c एक्चुअली इसको फर्स्ट टर्म के हैं, इसको सेकंड टर्म के हैं और इसको थर्ड टर्म के हैं। और फिर अपने जो जिस क्वेश्चन पे भी आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके लिहाज से देखें कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म कौन सी है। हमारी फर्स्ट टर्म c है, फिर सेकंड a है और थर्ड जो है वो -4b है या -2b का स्केयर कह रहे हैं आप। अब देखें ज़रा कि मैंने ये जो चीज़ है उसको मैंने फार्मूले के मुताबिक लिखा है, मैंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इसको गौर करें तो ये चीज़ें ये इसके इक्वल, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाएगी, इसका मतलब ये टर्म ये बन गई। इसी तरह इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन डिफरेंट तो आंसर माइनस का आएगा, तो 4ab आ गया, इसका मतलब ये वाली टर्म ये है। इसी तरह 4bc है, इनको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी ये टर्म आ जाएगी। तो एक्चुअली मैंने इन टर्म को फॉलो नहीं किया, मैंने फार्मूले के मुताबिक इनको लिखा है। लेकिन जब हमने इसको चेक किया तो ये तमाम टर्म्स का अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो ऑलरेडी मौजूद जो टर्म है उसी के इक्वल आता है। इसका मतलब इनको ऐसे लिखा जा सकता है। अब हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया उस फॉर्म में। फार्मूला मैं दोबारा बताता हूँ, a + b + c तीन टर्म्स का सम और उसका स्केयर, तो फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर प्लस थर्ड का स्केयर। अब यहाँ पे देखें
कि फ़र्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस थर्ड का स्केयर प्लस 2ab यानी फर्स्ट सेकंड प्लस 2bc फार्मूले में, तो ये b टर्म है और ये c टर्म है। इसी तरह आगे है 2c है, तो ये थर्ड और फर्स्ट टर्म है। तो अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ हमारे पास आ जाए तो हम इस फॉर्म में तो इस तरह लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो वापस आप इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का इसका स्केयर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड प्लस थर्ड, सेकंड कौन सी है a, प्लस थर्ड कौन सी है -2b। इसको आप चूँकि स्मॉल ब्रैकेट भी इसमें यूज़ हो रही है तो आप इस फॉर्म में लिख लें, इसको स्केयर ब्रैकेट भी यूज़ कर लें, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का होल स्केयर। तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब अगर आप चाहें तो एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा आंसर इसी बेस पे भी दिया जा सकता है। तो बहरहाल चलें एक स्टेप और कर लेते हैं। तो ये प्लस माइनस यानी कि ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो साइन जो है प्लस है बाहर, तो अंदर साइन चेंज होगा, तो -2b स्केयर। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकल आया। अच्छा, यहाँ पे एक बात अक्सर जो मैंने नोट की है, स्टूडेंट जो है मैथ पेपर में जो प्रेजेंटेशन होती है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो वो बड़ा इम्पैक्ट करती है आपके मार्क्स पे, या जो टीचर आपकी मार्किंग कर रहा है तो उस पर एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालती है कि आपने कितना अच्छा और कितने बेहतर तरीके से, कितना खूबसूरती से जो है वो पेपर को सॉल्व किया है। तो मैथ की खूबसूरती अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो वो मैं बताता हूँ आपको कि पेपर में मैथ का पेपर है, अगर आप उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ज़ाहिर उसमें राइटिंग नंबर्स लिखने होते हैं, तो वो राइटिंग का भी इफ़ेक्ट होता है। तो एक बार ये कि ये इक्वल का साइन है, हमेशा कोशिश करें एक सीध में आए आपका। तो जैसे ये एक सीध में आता जाएगा तो समझ लें कि आपका क्वेश्चन लिखा हुआ बड़ा जो है वो खूबसूरत लगेगा और देखने वाले पे अच्छा इफ़ेक्ट होगा। अगर आप इस तरह करें कि एक इधर है, एक आपने इधर डाल दिया, एक इधर डाल दिया, एक इधर डाल दिया, तो फिर वो क्वेश्चन जो है वो उसकी खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो सके जो है वो एक सीध में ये आ जाए, तो आपका लिखा हुआ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। चलें, ये तो आपको पेपर सॉल्व करने के लिए ऐसे मैंने हिंट दिया। अब हम अपने रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं कि ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकला है और इसका स्केयर है। तो स्केयर का मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्केयर है। आप चूँकि इस टर्म का स्केयर आ गया, इसका मतलब ये जो अंदर वाली टर्म है ये एक परफेक्ट स्केयर है, और अगर ये परफेक्ट स्केयर है तो लाजमी बात है ये पॉजिटिव होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, विच इज़ पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्केयर। अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव भी प्रूव हो गया और परफेक्ट स्केयर भी प्रूव हो गया। इट मीन्स रूट्स आर रियल। अब देखें कि कौन सा जो लॉ हम इसमें रूल जो अप्लाई कर रहे हैं कि पॉजिटिव है और परफेक्ट स्केयर है। मैंने आपको पहली 3 कंडीशन बताई थी कि 3 ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर ये रिज़ल्ट हम ले आएँ फिर भी रियल होगा, ये रिज़ल्ट प्रूव कर दें फिर भी रियल होगा, और अगर ये रिज़ल्ट प्रूव कर दें तो फिर भी ये रियल रूट्स निकलने होने थे। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं आया, इसका मतलब रूल 3 जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और अब पहले 2 में से क्या आया कि पॉजिटिव है और परफेक्ट स्केयर है या नहीं है, 2 बातें ही हैं इन 2 रूल्स में। तो ये परफेक्ट स्केयर भी निकला है और पॉजिटिव भी निकला है, इसका मतलब रूल 1 यहाँ पे जो है वो अप्लाई हुआ है। तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि इसके रूल जो है वो रियल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि किस तरह हमने डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको बेस बना के रूट्स की जो नेचर है या उस किसी क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है या प्रूव करने के लिए कहा जाता है। तो स्टार्ट में जो कुछ क्वेश्चन किए थे इस एक्सरसाइज में, उसमें हमें रूट्स के बारे में हमने बताना था कि वो किस किस्म के रूट्स हैं, तो वो भी हमने डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे बता दिया। ये लास्ट जो 4-5 क्वेश्चन है इसमें आपने रूट्स के बारे में बताना नहीं है बल्कि कन्फर्म करना है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। चूँकि आपको प्रूव करने के लिए या शो करने के लिए बात कही जाती है, तो इसका मतलब कि वो रिज़ल्ट तो उसने खुद दे दिया आपको, लेकिन आपने जस्ट उसको वेरीफाई करना कि जो रिज़ल्ट आपको कहा गया है प्रूव करने के लिए आप उसको किस तरह करते हैं। तो बेसिकली सिंपल सी बात,
अब ये चैप्टर एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, तो जो बात मैंने स्टार्ट में कही थी तो उसी को मैं समराइज़ कर दूं कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उसके बाद उस बेस पे हम रूल्स की नेचर जो है वो बता सकते हैं ये रूल्स को फॉलो करते हुए। तो उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट था कि डिटर्मिनेंट, व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह एक्सप्लेन मैंने कर दिया है और आप इसको समझ भी चुके होंगे। तो मज़ीद इसकी आप प्रैक्टिस भी करें, मैक्सिमम ये क्वेश्चन करें, चूँकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये एक्सरसाइज तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के लिहाज से तैयार होगा। तो इसी तरह आप इसकी चंद पार्ट्स मैंने 2-3 छोड़े हैं आप पे और ज़्यादातर मैंने खुद कर दिए हैं, तो वो पार्ट्स भी आप खुद करने की कोशिश करें। एग्जांपल इसमें दी हुई हैं तो उनको भी देखें। अक्सर स्टूडेंट जो है वो एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल होती हैं उनको वो इग्नोर कर देते हैं, तो पेपर में वो एग्जांपल भी दी जा सकती हैं, इसलिए आपने उन एग्जांपल को भी करना है इसी फॉर्मेट पे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जो है वो उसका इज़हार कीजिए, तो आपके जो भी प्रॉब्लम होगा उसका रिप्लाई करूँगा मैं। और मज़ीद जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये मेरी आज की जो डिस्कशन है, जो लेक्चर है, आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि ख़ुद से आपको जो है वो इसका नोटिफिकेशन जो है वो वसूल हो सके। और मज़ीद दूसरे लोगों का भला करने के लिए इसको आप अपने चंद दोस्तों के साथ जो है वो शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी इस लेक्चर से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।